go, 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 go. तो चलिए अब हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल और एन एटम कैन एग्जिबिट मोशन और हैव एनर्जी इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से मॉलिक्यूल या फिर एटम मूव कर सकता है या एनर्जी पजेस कर सकता है, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो मैंने क्या कहा, कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से जो आपका मॉलिक्यूल है या फिर एटम मूव कर सकता है, एग्जिबिट मोशन का मतलब मूव कर सकता है या एनर्जी पजेस कर सकता है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ना यहाँ पर, ये एग्जैक्टली क्या कह रही है हमसे, आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए ये हमारा एक स्टेलो टेप है, ठीक है। इसको आप एक एटम की तरह ट्रीट करो, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको आप एक एटम की तरह ट्रीट करो। अगर ये कुछ इस तरीके से मूव करे, ऐसे एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखो ये चल रहा है एकदम ऐसे, ठीक है। पहले यहाँ था, है ना, अब ये इस तरीके से चल रहा है आगे की तरफ, एकदम स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, है ना। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वो भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वो हमसे कह रही थी कि कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से आपका जो एटम या फिर मॉलिक्यूल मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका एटम मूव करता है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास भी आपका मूव कर रहा होगा। तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से डिनोट करते हैं। और इस ट्रांजिशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये था आपका पहला तरीका जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1 आपके लिए, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे जा रहा होगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर ये इस तरीके से ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे, अगर ये इस तरीके से घूम रहा है ना, इस तरीके से घूम रहा है, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। ये अपनी जिस जगह पे ये था उसी जगह पे ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा, है ना। ये इस तरीके से घूम रहा है ना, इस तरीके से। तो ये प्योर रोटेशन का केस है, ठीक है। ये प्योर रोटेशन का केस है, यहाँ पे प्योर रोटेशन हो रहा है और इसमें ये फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो जिधर था वहीं पे रोटेट कर रहा है, तो ये फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस पर इसका रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल। ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका है। पहला तरीका था आपका ट्रांजिशनल, दूसरा जो वे है वो है रोटेशनल। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, अब इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो भी 1 होगी, ठीक है। वो पहला तरीका आपका ट्रांजिशनल था, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये भी आपका दूसरा तरीका है, तो इसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। अब देखो थर्ड केस। तो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर ये फिक्स्ड एक्सिस पर ऐसे रोटेशन कर रहा है ना, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी आपका फिक्स ही रहेगा। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपका जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी आपका फिक्स्ड है, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सिस पर ही रोटेशन हो रहा है, जिधर था उसी पोजीशन पे ये रोटेट कर रहा है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है आपका मूव नहीं करेगा, वो भी वहीं रहेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। अब देखो ये केस नंबर 3 है। अगर इस बार कुछ इस तरीके की कंडीशन है, देखो ध्यान से, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, प्लस इसमें रोटेशन भी हो रहा है। अगर ध्यान से देखो, ये आगे भी जा रहा था पर रोटेट होते हुए जा रहा है, देखो, है ना। तो यहाँ पे
ये जो कंडीशन है इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगी, ट्रांसलेशनल के लिए हमने एक देखी थी और एक रोटेशनल के लिए देखी थी, तो 1 + 1 मेक्स इट 2। तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी वो हो जाएगी 2, ठीक है, एक ट्रांसलेशनल के लिए एक रोटेशनल के लिए, क्योंकि दोनों हो रहा है ना एक साथ। ये देखो आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस रोटेट भी हो रहा है, मतलब v तो है ही, प्लस आपका ओमेगा भी है ना, घूम भी रहा है, रोटेट करते करते आगे जा रहा है। तो इसलिए ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों का योगदान है यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांजिशनल के लिए 1 थी, रोटेशनल के लिए भी 1 थी। तो अब जब दोनों कंबाइन कर दोगे तो दोनों की एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मेक्स इट 2, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगी। क्या बात आपको समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी तो हमने जो भी डिस्कस किया उसको एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। तो देखो केस 1 में हमने क्या देखा, केस 1 में हमने आपने देखा था, है ना, ये इस तरीके से था और ये ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। इसको एक एटम की तरह ट्रीट करो और इसको अगर हम इस तरीके से मूव करा रहे हैं, ठीक है, ये अगर इस तरीके से एकदम सीधा सीधा जा रहा है तो ये आपका ट्रांसलेशनल होता है और इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका हो जाएगा वो होगा 1, ठीक है। इस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो भी मूव करता है, ठीक है। अगर आप एटम को मूव करा रहे हो ऐसे तो सेंटर ऑफ मास भी आपका मूव करेगा, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसके लिए 1। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है। तो दूसरा केस देखो, इस केस में क्या हो रहा है, हम फिक्स एक्सिस पे से घुमा रहे हैं, ठीक है, फिक्स एक्सिस पे। तो ये क्या कर रहा है, फिक्स एक्सिस पर घूम रहा था, फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेशन हो रहा था, इसका रोटेशन हो रहा था, ठीक है, फिक्स एक्सिस पर इसका रोटेशन हो रहा था। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी फिक्स्ड रहेगा, वो भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, वो भी फिक्स्ड ही रहेगा। फिक्स्ड एक्सिस पे जिधर था उधर ही रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं करेगा, वो भी फिक्स्ड रहेगा। तो इसके लिए भी आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रोटेशनल, ठीक है। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ये है, ये ऐसे चला गया, ये एटम था, ये ऐसे चला गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशनल भी हो रहा है प्लस रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और रोटेट होते हुए बढ़ रहा है। देखो ट्रांजिशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, देखो ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, देखो इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे जा रहा है ना। तो दोनों काम हो रहे हैं, ट्रांजिशनल भी है और रोटेशनल भी है, मतलब वेलोसिटी भी है और ये ओमेगा जो है घूम भी रहा है ओमेगा से। तो इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांजिशनल की, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल की, तो दोनों को कंबाइन करो तो हो जाएगा आपका 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अब देखो, तो देखो डेफिनेशन आपसे क्या कह रही थी, डेफिनेशन आपसे कह रही है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, है ना, इन विच अ मॉलिक्यूल और एटम कैन एग्जिबिट मोशन, यानी कि कितने तरीकों से आपका जो एटम या मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है ना। तो जिसमें हमने देखा ट्रांजिशनल आपका पहला तरीका है, दूसरा तरीका आपका रोटेशनल होगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, हैव एनर्जी, है ना। अब एनर्जी के लिए बात करें तो देखो, एनर्जी के लिए देख लो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे आगे बढ़ रहा था, है ना। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके लिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 12 mv², ठीक है। इसके केस में देखो, इसमें क्या है, ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो ये आपका रोटेशनल है, तो इसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि ये घूम रहा है इस तरीके से, है ना, ये रोटेट कर रहा है, ये प्योर रोटेशन होगा, है ना। तो इसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के केस के लिए हो जाएगी 12I⍵²। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या है, ये आपका इसमें वेलोसिटी भी है ना, ये आगे की तरफ बढ़ भी रहा है और यहाँ पे ओमेगा भी है, तो ट्रांजिशनल भी हो रहा है प्लस रोटेशनल भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिशनल के लिए 12 mv² प्लस 12I⍵², दोनों कंबाइन हो जाएंगे,
क्या इतनी बात क्लियर है आपको? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यही जो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी एग्जैक्टली वो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। पॉइंट्स क्लियर हुए? नोट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देख लेते हैं। तो इसमें आपके मेनली 3 टाइप हैं, ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। ट्रांजिशनल और रोटेशनल की हम चर्चा कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें तो आपके जो एटम है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से, ठीक है। इधर की साइड जा सकता है तो इधर की साइड भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर इधर जाए या इधर जाए तो ऐसा टाइप का आपका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल की कैटेगरी में आता है। तो ये होगा आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। रोटेशनल के केस में बात करें तो देखो, अगर आपका जो एटम है वो इस तरीके से घूम रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से घूम गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा टाइप का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, ठीक है। और थर्ड आती है हमारी वाइब्रेशनल। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका जो एटम है वो स्प्रिंग की तरह ऐड करता है। मतलब ये देखो, जो आपका एटम होगा, है ना, वो ऐसे एक्सटेंड करेगा और ये कंप्रेस हो गया, ये एक्सटेंड किया, ये कंप्रेस, ये एक्सटेंशन, ये कंप्रेशन, इस तरीके से। अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये सपोज आपका है ना। तो अगर ये इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है ना, यानी कंप्रेशन, और अगर ऐसे बाहर की तरफ तो ये एक्सटेंशन। तो बेसिकली ये एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर कंप्रेस कर दिया, फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर कंप्रेस कर दिया। देखो ध्यान से, ये एक्सटेंड, ये कंप्रेस, ये एक्सटेंड, ये कंप्रेस, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे या इनफैक्ट काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अकर करती है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए, ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका गैस मॉलिक्यूल है। अब देखो, अगर हम पर्टिकुलरली इस गैस मॉलिक्यूल की बात करें, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो, ये या तो इस तरफ जा सकता है, ऐसे इधर की तरफ जा सकता है। अगर ये इधर की तरफ जा सकता है तो ये पीछे की तरफ भी जा सकता है, यानी कि इस साइड भी ये जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर हम प्लेन की बात करें तो देखो, अगर ये इस तरफ जा सकता है, ठीक है, तो इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर इस साइड एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इस साइड भी जा सकता है। वाई एक्सिस में देखो क्या है, ये इस तरफ देखो, इधर ये वाई एक्सिस की तरफ ही तो है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। तो इधर भी जा सकता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है इधर से और ये वाई एक्सिस में। तो देखो, अब हम स्पेस को यदि कंसिडर करें, स्पेस, तो स्पेस जो होती है हमारी वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो अब हमारी जो स्पेस होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। तो उससे क्या होगा, जो एटम है ना आपका या गैस मॉलिक्यूल, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन हो, ठीक है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिख लो एक जेड डायरेक्शन भी है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एटम है आपका या मॉलिक्यूल जो है वो जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया बाहर की तरफ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है?
ठीक है, स्पेस आपकी 3 डायमेंशनल होती है, तो उसकी वजह से एटम जो है वो फ्रीली कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, जेड डायरेक्शन हो, एकदम फ्री है। तो इससे क्या है, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन बनकर सामने आती है। अब देखो वो डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होगी, देखो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस a gas molecule can have। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब देखो, आपका जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, वो कितना फ्री है मूव करने के लिए, है ना, कितना फ्री है मूव करने के लिए। तो देखो 3 तरीके, या अब वो चाहे तो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम फ्री है, ठीक है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस के लिए चल रहे हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हम पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, जो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए पढ़ी थी, इंडिपेंडेंट वेज वाली, तो उसमें हमने यहाँ पे 3 केस डिस्कस किए थे, है ना। ये आपके 3 केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ये जो डेफिनेशन लिखी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस अ गैस मॉलिक्यूल कैन हैव। तो देखो, पॉसिबल मोशंस की यदि हम बात कर रहे हैं, तो देखो एक पॉसिबिलिटी तो यही है, ट्रांजिशनल, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है आपकी रोटेशनल, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये है रोटेशनल के लिए, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ट्रांजिशनल होगी और दूसरी हो गई रोटेशनल। तो वही चीज़ लिखी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस अ गैस मॉलिक्यूल कैन हैव, ठीक है। तो ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी थी ट्रांजिशनल, और दूसरी हो गई रोटेशनल। तो इससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अब अच्छे से। अब हम गैस के लिए और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी हम मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपकी मेनली इंक्लूड होती है वो है हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी मोनो एटॉमिक की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें, तो लास्ट क्लास में हम इंटरनल एनर्जी के टॉपिक को हमने स्टडी किया था। उसमें हमने आइडियल गैस से रिलेटेड कुछ बातें भी की थी। तो आइडियल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, और इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा आइडियल गैस के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, ये बात आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है आपकी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये फंसती है कि जो आइडियल गैस है उसके लिए यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी किधर चली गई। तो देखो, आइडियल गैस का एक एजम्पशन था, उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो आईएमएफ होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होता ही नहीं है। आइडियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इक्वल टू जीरो कर दो इसको। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं हो सकती। जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो गई, यही आपकी टोटल एनर्जी है। तो आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़े थे, है ना, अब उसका हम यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखिए। यहाँ पे ट्रांजिशनल मैंने लिख लिया है और रोटेशनल। तो पहले हम यहाँ पे ट्रांजिशनल के लिए देखेंगे, फिर रोटेशनल के लिए देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये है मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और एटॉमिक से मतलब है एटम। तो यानी कि सिंगल एटम की बात होगी यहाँ पे, ये है सिंगल एटम, ठीक है। अब देखो, तो देखो, ये सिंगल एटम है ना, सपोज ये सिंगल एटम है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ट्रांसलेशनल के केस में बात करें, तो ट्रांसलेशनल में एटम कुछ इस तरीके से चलता है, इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, है ना, इस तरीके से मूव करता है। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर हम स्पेस की बात करें, जैसे स्पेस, तो स्पेस आपकी होती है 3 डायमेंशनल, है ना, स्पेस आपकी 3 डायमेंशनल होती है। तो उस केस में क्या होता है, एटम के पास फ्रीडम होती है कहीं पे भी जाने की, ठीक है। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो एकदम फ्री है, वो चाहे एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो इस चीज़ को अभी हम देखते हैं यहाँ को।
ये देखिए, ये आपका सिंगल एटम है ना। और स्पेस के बेसिस पर क्या होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हमने देखा था कि ट्रांसलेशनल के लिए ये इस तरीके से जा रहा है ना, तो इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये वाई में भी जा सकता है, इस तरफ नीचे भी जा सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एटम बिल्कुल फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए, ठीक है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो अब आप देखिए, क्योंकि ये कहीं पे भी जा सकता है, तो देखो ये एक्स डायरेक्शन के लिए चला जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाई में भी जा सकता है, वी वाई, और ये जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस में इसको पूरी फ्रीडम है कहीं पे भी जाने की। अब अगर एक्स में इस तरफ गया है तो ये इस तरफ भी जा सकता है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। वाई में इस तरफ गया है तो ये इस तरफ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड में अगर ये इस तरफ गया है ना, तो ये इस तरफ भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप देखिए, अगर हम इसके बेसिस पे बात करें, टोटल एनर्जी के बेसिस पे, तो ये देखिए, टोटल एनर्जी आपकी होती है इंटरनल एनर्जी के बराबर, है ना, आइडियल गैस के लिए, और ये इंटरनल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जो ट्रांसलेशनल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी, देखो ये ट्रांसलेशनल का केस है, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है वो हाफ mv² होती है, ठीक है। तो देखो ये ट्रांसलेशनल का केस है, तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ mv² का यूज़ करेंगे। तो उसका यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर एक आपको x में मिल रहा है, एक y में मिल रहा है, z में मिल रहा है, ठीक है। इसको m कर लो, ठीक है। तो हाफ m v x², ठीक है, प्लस हाफ m v y² प्लस हाफ m v z², ठीक है। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल के केस में, है ना। तो यहाँ देखो कितने हैं, एक x के लिए है, एक y के लिए है, और एक z के लिए है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा ट्रांसलेशनल के लिए, f ट्रांस, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम f से डिनोट करते हैं, तो ट्रांसलेशनल के लिए एक x के लिए, एक y के लिए, एक z के लिए, तो आपको टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगे ट्रांसलेशनल के केस में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम रोटेशनल के लिए यदि बात करें, तो ये आपका एटम है, ठीक है। तो इसमें अब हम इसके स्पिन बिहेवियर को देखेंगे, है ना। इसको आप रोटेट करो, है ना, इस तरीके से आप इसको घुमाओगे, है। तो ये हमारा था एटम, है ना, मोनो एटॉमिक के लिए। तो ये है, ठीक है। तो इसके स्पिन बिहेवियर को अपन स्टडी कर रहे हैं, है ना। इसको आप रोटेट कर दो, रोटेशन में आप इसको रोटेट कर दो, तो देखो क्या होगा। ट्रांसलेशनल के लिए तो काइनेटिक एनर्जी आपको ये मिल रही थी, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप रोटेशनल के लिए देखो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्या होती है वो, हाफ आई ओमेगा²। अच्छा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, एकदम इतू सा है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उससे दिक्कत क्या होगी, इसका जो रेडियस होगा, ये थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये इसका रेडियस है। अब क्योंकि ये एटम बहुत छोटा है, तो इसका रेडियस भी जाहिर सी बात है बहुत छोटा होगा, है ना। कह सकते हो नियरली इक्वल टू 0, यानी कि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है। अब रेडियस क्योंकि इसका नेग्लिजिबल है ना, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आपका होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है mr², है ना। देखो आई इज इक्वल्स टू mr² होता है। तो अब रेडियस इसका नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे अगर इसको पुट करते हो, तो आपको जो आई है वो भी नेग्लिजिबल मिल जाएगा, ठीक है। आई भी आपको नेग्लिजिबल मिल जाएगा। अब इसमें रख दो, तो आपको जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी नहीं होगी फिर, तो है ना। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइनली दिख रही है वो है ही नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो फिर आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इधर नहीं है, तो रोटेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इससे आपको क्या लिखा, यहाँ पे अगर मैं एफ रोटेशनल लिख लूँ, एफ रोटेशनल यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल, तो यहाँ पे जब है ही नहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंबाइन हम देखें एफ ट्रांस, ठीक है, एफ ट्रांस प्लस एफ रोटेशनल, तो वो आपको मिल जाएगी, देखो इसमें 3 है और इसकी 0 है, तो वो आपको मिल गई एफ इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 3, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ट्रांसलेशनल की हमने लिख ली यहाँ पे 3 और रोटेशनल में मिली नहीं तो 0, तो आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा मोनो एटॉमिक के लिए वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोनो एटॉमिक के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आ रहा है? तो देखो मोनो एटॉमिक के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो क्या है, टोटल एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर और इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो पहले हम लोग ट्रांसलेशनल को देखेंगे फिर रोटेशनल को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था मोनो एटॉमिक यानी कि सिंगल एटम, तो ये हमने सिंगल एटम ले लिया। अब ट्रांसलेशनल के केस में देखो क्या हुआ, ये एक एक्स की डायरेक्शन में गया एटम, अगर एक्स में इधर की तरफ जा सकता है तो इधर की तरफ भी जा सकता है, ये वाई की तरफ गया इधर जा सकता है तो इधर भी आ सकता है ना, और जेड में अंदर की तरफ इधर गया तो ये बाहर की तरफ इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी यूज़ किया और ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल के लिए, ट्रांसलेशनल जब होता है तो उस वे के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो ट्रांसलेशनल का केस था तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हम यूज़ करेंगे एक एक्स डायरेक्शन में हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरा वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और एक था जेड डायरेक्शन में तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है। 3 हमें इसलिए मिले क्योंकि स्पेस है तो 3 डायमेंशनल, तो कहीं पे भी जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, वो आपको मिल जाएगी एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए, तो टोटल 3 है, तो इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी ट्रांसलेशनल के केस में। अब हम रोटेशनल के लिए यदि बात कर लें तो रोटेशनल के लिए देखो आप क्या करोगे, ये जो एटम है ना, इसको आप रोटेट करा दो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका स्पिनिंग बिहेवियर अगर हम देख रहे हैं तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, ये देखो रोटेशनल के केस में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी छोटा है, ये जो एटम है ये बहुत छोटा है। अब क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा है तो उसका रेडियस भी बहुत छोटा होगा, है ना। तो रेडियस अब इसका, क्योंकि देखो इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है तो रेडियस भी एकदम नेग्लिजिबल होगा। अब आपको पता है आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है तो ये नेग्लिजिबल है, तो जो आपका आई है वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे रख दो तो आपको जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो मिलेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि ये नेग्लिजिबल, रेडियस नेग्लिजिबल, तो आपका आई भी नेग्लिजिबल, आई नेग्लिजिबल, तो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हो सकता। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही नहीं मिली तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा ही नहीं आपको। तो जो आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली वो है 0, मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, तो अब हमें कंबाइन निकालनी है तो हम एफ ट्रांस यानी कि इसके लिए देखेंगे और रोटेशनल के लिए हम देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो इसकी तो 3 थी, यहाँ 3 लिख दिया, और इसकी 0 है तो 0 लिख दिया, तो इसकी जो कंबाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो मोनो एटॉमिक के लिए आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है वो मिल रही है 3, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। तो देखो एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि हमने जो टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे थे, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, तो इसमें हमने आपको ट्रांसलेशनल के बारे में बताया, रोटेशनल के बारे में बताया और वाइब्रेशनल के बारे में बताया। तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ही क्यों देख रहे हैं, वाइब्रेशनल को क्यों नहीं। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, वाइब्रेशनल जो होता है वो आपका काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अकर करता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है इसकी, वहाँ पर हम वाइब्रेशन के केस को देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाली केस है, ठीक है।
तो इसलिए हम सिर्फ ट्रांजिशनल और रोटेशनल की बात कर रहे हैं। अभी हम इसकी वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे, इसका एक स्पेशल केस होता है, वहाँ पे हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ट्रांजिशनल और रोटेशनल पे फोकस करना है, इसलिए सिर्फ इन दोनों को लेके चलो, ठीक है। वाइब्रेशनल पे अभी हम आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग डायटोमिक के लिए बात कर लेते हैं। तो डायटोमिक में जो आपकी मेनली इंक्लूड होती हैं वो होती है O2, N2, H2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके डायटोमिक के अंडर में आते हैं। अब देखो, और डायटोमिक की यदि हम बात करें तो डाई एटॉमिक का मतलब होता है, डाई मतलब है 2 और एटॉमिक से आप समझ रहे हो एटम, है ना। तो 2 एटम से मिलकर बना हुआ इस डाई एटॉमिक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर हम O2 की बात करें, ठीक है, हमें वही सेम ट्रांजिशनल और रोटेशनल के लिए डिस्कस करना है। तो ट्रांजिशनल के लिए अगर हम डिस्कस करें तो ये है O2, है ना, O2। अब अगर आप देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। O2 के लिए 2 एटम से मिलकर बना हुआ, है ना, डायटोमिक। तो ट्रांजिशनल में क्या है, ये इधर की तरफ जा सकता है तो इधर की तरफ भी जा सकता है। अगर वाई डायरेक्शन में गया इधर की तरफ तो ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। और जेड के लिए अंदर की तरफ गया तो ये बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो सेम पिछले वाले केस की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे O2 के लिए ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और ये जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह लॉजिक लगाना है, मोनो एटॉमिक की तरह, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये इधर गया तो ये इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इस डायरेक्शन में गया तो इधर की तरफ भी आ सकता है, और अगर ये इधर है तो ये इधर की तरफ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको सेम ऐसी, अब टोटल एनर्जी के लिए हम देख रहे थे, है ना। तो आप ये रिलेशन यूज़ करोगे, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देख लो, ट्रांसलेशनल के लिए हमें पता है क्या होती है, हाफ mv² होती है ना। अगर नहीं ध्यान है तो ये देख लो, है ना, ट्रांसलेशनल के लिए हाफ mv² होती है। तो इधर हाफ mv x के लिए mv(x²), y के लिए प्लस हाफ mv(y²) और z के लिए प्लस हाफ mv(z²), ठीक है। सेम पिछले वाले की तरह ही देखो, यहाँ पे एक x के लिए है 1, एक y के लिए ये भी 1 और एक z के लिए 1, ठीक है। तो आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम f से डिनोट करते हैं ट्रांजिशनल के लिए मिलेगी 1 + 1 + 1 3, ठीक है, क्योंकि 3 मिली है, एक एक्स के लिए मिली है, वाई के लिए मिली है, जेड के लिए मिली है, बिल्कुल पिछली वाली की तरह एकदम सेम है, ठीक है। तो आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे ट्रांजिशनल के लिए मिल जाएगी। अच्छा, ट्रांजिशनल का केस तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम रोटेशनल के लिए देखेंगे और देखते हैं। रोटेशन का केस अब हम देखते हैं। ट्रांजिशनल के लिए देख चुके हैं, अब रोटेशनल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। देखना, पहले तो ये देखो O2 है तो O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है। अब रोटेशनल डिस्कस कर रहे हैं तो देखो तरीके से कुछ बना लेंगे, ठीक है। ये x के लिए हो जाएगा और इस तरीके से कुछ जाएगा y के लिए, और ये हो जाएगा इस तरीके से z के लिए। देखो अगर हम y के लिए देखें, ठीक है, देखो सबसे पहले देखो आप, ये आपका है एटम। अब देखो डायटोमिक है ना। तो O2 क्या कर रहा है, अगर आप y के लिए देखो, है ना, y के लिए तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से ये रोटेशन कर रहा होगा। अगर आप z के लिए देखो, z के लिए तो z के लिए कुछ इस तरीके से रोटेशन कर रहा होगा, ठीक है। z के लिए कुछ इस तरीके का ये रोटेशन कर रहा होगा, देखो ध्यान से, z के लिए कुछ इस तरीके का रोटेशन ये कर रहा होगा, इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम x के लिए बात करें, x के लिए तो ये x के लिए जो है ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 टाइप के रोटेशन है ना, 3 टाइप के रोटेशन है। तो देखो, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इधर होगी, है ना,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है रोटेशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी आपका, है ना? ये हम यूज़ करते हैं। अब देखो आई क्या होता है इसमें, आई होता है एम आर स्क्वायर के बराबर, है ना? तो देखो वाई के लिए देखो, है ना, एक बार फिर से, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा, है ना? तो आर आप ये लोगे आई स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर के लिए, तो ये होगा, है ना? तो आर आप देख पा रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा है ना? आर काफ़ी ज़्यादा है, तो इधर देखिए, ठीक है, इसके लिए, है ना? तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम जेड के लिए देख लें अगर, ठीक है, जेड के लिए, तो जेड के लिए भी कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, है ना? तो ये आपका आर हो जाएगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही है ना? बट अगर आप एक्स के लिए देखोगे, एक्स के लिए, अगर आप एक्स के लिए देखते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरीके से घूमेगा, है ना? इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से जब रोटेट कर रहा होगा, तो इसके लिए इधर इधर आर होगा, है ना? ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है आपका रोटेट कर रहा है ना? तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, है ना? बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है वाई के लिए हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, और जेड के लिए हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक है? और एक्स के लिए नहीं बन पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बन रही, इसलिए हम एक्स को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो ये वाई के लिए हो गया, ये जेड के लिए हो गया, ठीक है? तो आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ फॉर रोटेशनल के लिए मिलेगा 1, और ये 2 है ना, तो 1 + 1 2, ठीक है? तो कंबाइंड अगर हम देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एफ टू एफ ट्रांस प्लस एफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, और 2 रोटेशन के ये, प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो आपको ये टोटल 1 2 3 4 5, तो आपको जो कंबाइंड मिलेगी वो मिलेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लोज टू 5, ठीक है? किसके लिए है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम? डायटोमिक के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखो अब हम ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें जो आपका इंक्लूड होती है वो होती है SO2 SO3 NO2 एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब हम ट्रांजिशनल और रोटेशनल के लिए देखेंगे। तो सपोज मैं SO3 ले लेता हूँ यहाँ पर, SO3, ठीक है? तो SO3 में के लिए क्या होगा, ट्रांजिशनल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये एक VX के लिए, है ना, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये एक जेड डायरेक्शन में। अगर इधर जा सकता है तो क्या ये इधर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मैंने कहा ये वाई डायरेक्शन में जा सकता है, तो क्या ये इधर की साइड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। मैंने बोला अगर ये जेड में अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या ये बाहर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो अगर हम ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करें, है ना, तो टोटल एनर्जी इज टू इंटरनल एनर्जी, और ये है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ट्रांजिशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है? देखो मैं हर बार दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है? 1 2 3, तो आपको ट्रांजिशनल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी वो मिलेगी 3, 1 2 3, ठीक है? समझ गए? एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, मोनो एटॉमिक में भी यही था, डायटॉमिक में भी यही था, पॉली एटॉमिक के लिए भी यही रहेगा। ओके, चलो अब रोटेशन के लिए देख लेते हैं। तो अब रोटेशन के लिए देख लो पॉली एटॉमिक में SO3 की अगर हम बात करें, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना?
इस तरीके से होता है। तो ये कुछ x की तरफ है ना, ये y, ठीक है, और ये z की तरफ इसका होगा, ठीक है। तो देखो, तो अगर आप x के लिए देखो तो आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, x के अबाउट। तो इधर आर इधर आर, तो वो जो आर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, तो इस बार हम उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस बार आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है वो, है ना। और अगर y के अबाउट बात करें, है ना, y के अबाउट, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से। तो इसके लिए इधर आर है ना, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब z के लिए देख लो, z के लिए हम ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से। तो इसके लिए इधर आर इधर आर इधर आर, ठीक है। तो x के लिए भी इस बार आपको मिल रहा है, y के लिए भी मिल रहा है, और z के लिए भी मिल रहा है। तो हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए जो रोटेशनल के उसमें होती है वो होगी हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो देखो, ट्रांजिशनल के लिए आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली थी, है ना। तो ट्रांजिशनल के लिए आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली थी। रोटेशनल के लिए आपको 1 2 3, यहाँ पे भी 3 मिल रही हैं, ठीक है। तो जो कंबाइन आपको मिलेगी ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, आप कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगी 3 + 3 = 6। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा आपका पॉली एटॉमिक के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमने नॉन लीनियर का केस लिया है, एक लीनियर वाला भी होता है बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे वो नॉन लीनियर के लिए थी, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो हमने चर्चा की है वो नॉन लीनियर के लिए की है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, स्टार लगा दो, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए हमने ये चर्चा की है। तो अब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख लेते हैं। तो ये है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपका काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अकर करता है, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशन है। अगर देखो मेंशन होगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो ही आपको कंसिडर करना है। तो इस केस में क्या होता है, +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एडिशन हो जाता है, ठीक है। मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी वाइब्रेशनल अगर मेंशन होगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा इसमें। और यानी कि जैसे मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3, डाई एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 5, और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर से आपकी 6, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर वाइब्रेशनल की हम बात करें, +2 आप कर दो तो ये हो जाएगी 5। डाई एटॉमिक में +2 करेंगे तो 7, और इसमें ट्राई एटॉमिक वाले केस में करेंगे तो 8, ठीक है। वैसे मेनली इसमें ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाई एटॉमिक वाले केस की। बट स्टिल वो डिपेंड करता है कि अगर वाइब्रेशन में मेंशन है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वाइब्रेशनल आएगी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन और हो जाएगा उसमें, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप उसमें ऐड अप कर दो, ठीक है। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसमें +2 और कर दो वाइब्रेशनल के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस की बात करें तो ये है मोनो एटॉमिक। पहले अगर आपका देखा जाए, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ठीक है, या फिर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, ठीक है। इसमें आपका नॉन लीनियर केस है। तो मोनो एटॉमिक के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, हीलियम, नियॉन,
एर्गोन एटसेट्रा। ठीक है, फिगर इसका कुछ इस तरीके का होगा, मतलब इसमें सिंगल एटम ही होता है, मोनो है, इसलिए सिंगल एटम ही कंसिडर करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसकी 3। ओके, जो कि होती है 3 ट्रांजिशनल। डायटोमिक के केस में क्या होता है, डायटोमिक यानी कि 2 एटम। तो ये देखो फिगर तो इसका कुछ इस तरीके से होगा, 2 एटम, एक और दूसरा, कुछ इस तरीके का फिगर होता है। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो H2N2O2, ठीक है, कुछ ये सब आपके इसके एग्जाम्पल होंगे। और इसमें जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3 ट्रांजिशनल प्लस 2 रोटेशनल। ठीक है, तो ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होगा। ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक भी जिसके लिए हम कंसिडर करते हैं। तो नॉन लीनियर का अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल ऐसे कि हो जाएंगे आपके यही सब, SO3 है ना, SO2, तो ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, या CH4, NO2, NH3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसका जो फिगर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ट्राई एटॉमिक है ना। ठीक है, तो ट्राई बोले तो 3, या पॉली एटॉमिक जो भी है, तो इस तरीके से इसका कुछ फिगर होगा। ठीक है, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी, देखो 3 ट्रांसलेशनल तो फिक्स है, ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल मेक्स इट 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आप इस टेबल का आप एसएस ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो।